नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत है। स्क्रीन के दूसरे हिस्से में आइए स्वागत कर लेते हैं अपने खोजी पहलवान बाबा रामदास जी का। हालांकि बाबा जी आज अपने गेटअप में नहीं हैं। इसके क्या कारण है ये भी हम बाबा जी से जानेंगे। बाबा जी, सीधे बात पर आते हैं। नीरज चोपड़ा ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता अपने खेल में, वो भी एक खिलाड़ी हैं। वहीं पर पाकिस्तान के अरशद नदीम, जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता, उन दोनों के आपसी रिश्तों को लेकर भी बात हो रही है। और एक वीडियो आपकी नजर से भी गुजरा होगा जहां फोटो सेशन के दौरान अरशद के पास उनका पाकिस्तानी झंडा नहीं था, लेकिन उन दोनों ने तिरंगे के साथ खड़े होकर फोटो खिंचाया। ये बहुत पॉजिटिव नोट की बात थी। लेकिन एक तरफ नीरज चोपड़ा, जो स्वर्ण पदक, उसके बाद फिर स्वर्ण पदक, ओलंपिक, लेकिन वो रुका नहीं बंदा, वो लगातार खेल रहा है और भारत का नाम रोशन कर रहा है। दूसरी तरफ बजरंग पुनिया, जो न सिर्फ अपने छोटे भाइयों का हक मार रहे हैं, बल्कि अपने खेल यानी कुश्ती में कुश्ती के अलावा बाकी सब कर रहे हैं। सर, ये दोनों तुलना मेरी ठीक है? अगर ठीक है तो कैसे देखेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो नीरज चोपड़ा को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयां। उन्होंने एक अनबिलीवेबल सी परफॉर्मेंस जेवलिन थ्रो में दी है। ओलंपिक का मेडल जीतने के बाद उस प्रदर्शन को, जो विभिन्न विश्व स्तरीय अन्य प्रतियोगिताएं होती हैं ओलंपिक के अलावा, जिसमें बहुत ज्यादा प्राइज मनी इन्वॉल्व होती है, मतलब करोड़ों रुपए की प्राइज मनी, सोना, जैसे डायमंड लीग्स होती हैं, पूरे विश्व में एक सीरीज ऑफ टूर्नामेंट्स होते हैं एथलेटिक्स में, जिनको डायमंड लीग्स कहा जाता है। उसमें भी कंपटीशन जो है, बल्कि ओलंपिक से भी बेहतर कंपटीशन होता है। उन कंपटीशन डायमंड लीग्स में भी और ग्रैंड प्रिक्स जो प्रतियोगिताएं होती हैं, उसमें भी नीरज चोपड़ा लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करके स्वर्ण पदक जीतते आ रहे हैं। परंतु मैं सबसे ज्यादा जो इम्प्रेस हुआ हूं वो अरशद नदीम की परफॉर्मेंस से हुआ हूं, कि अरशद नदीम भी पिछले 3-4 साल से लगातार अच्छी परफॉर्मेंस, न सिर्फ अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, अपनी परफॉर्मेंस को लगातार इंप्रूव कर रहे हैं। और जिन विपरीत परिस्थितियों में, कठिन परिस्थितियों में अरशद नदीम ने परफॉर्म किया है, एक तो वो पाकिस्तानी एथलीट है। पाकिस्तान की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हालात आप जानते हैं कि पाकिस्तान आज अपने सर्वाइवल के संघर्ष के लिए संघर्ष कर रहा है, सर्वाइवल के लिए। अरशद नदीम को वो सुविधाएं उपलब्ध नहीं है जो विश्व के अन्य खिलाड़ियों को उपलब्ध होती है, या जो नीरज चोपड़ा को उपलब्ध है। और वो लड़का एक तरह से समझ लीजिए कि जिसे कहते हैं ना, न्यूनतम में गुजारा करके भी वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस दे रहा है। पिछले दिनों उसको वहां की, क्या नाम, एक लोकल टूर्नामेंट में, क्योंकि जो सरफेस था वो सही नहीं था, क्योंकि जो विश्व स्तरीय खिलाड़ी होते हैं तो वो तो सिंथेटिक ट्रैक पे परफॉर्म करने के आदी होते हैं ना, उसकी ट्रेनिंग के आदी होते हैं। उन्होंने एक वहां के एक देशी टूर्नामेंट में हिस्सा लिया पाकिस्तान में, जहां की सरफेस सही नहीं था, वहां उनको हल्की सी घुटने की इंजरी हो गई। और पाकिस्तान जैसे देश में एक तो स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर्स नहीं है अच्छे, और पाकिस्तान के पास इतना बजट नहीं है, इतनी फंडिंग नहीं है, इतनी उनके पास स्पॉन्सरशिप नहीं है कि वो विश्व स्तरीय इलाज करा सकें या विश्व स्तरीय ट्रेनिंग हासिल कर सकें। इसके बावजूद इन चोटों से उभर के भी अरशद नदीम ने कल बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है, और वो बस समझ लीजिए कि नीरज चोपड़ा से बस बाल भर पीछे रह गया लड़का। तो मैं, हमारी शुभकामनाएं हैं अरशद नदीम को कि उन्होंने इतने विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष अपना जारी रखा, और वो उत्तरोत्तर अपनी परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट ला रहे हैं। पिछले ओलंपिक से लेकर आज तक की उनकी परफॉर्मेंस आप देख लीजिए, उसमें लगातार इजाफा हुआ है। इससे पता लगता है कि एक खिलाड़ी अपने मिशन के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति कितना डेडिकेटेड है। और जहां तक वो जो पदक जीतने के बाद जो फोटो सेशन हो रहा था, और इन दो खिलाड़ियों के पास अपने अपने देश के झंडे थे, और नदीम के पास अपने देश का झंडा ही नहीं था। होता क्या है कि वो झंडा जो है ना, असल में सपोर्ट स्टाफ रखता है,
वो खिलाड़ी तो अपना पार्टिसिपेट कर रहा है, अपना परफॉर्मेंस कर रहा है, तो उसके कोच के पास या जो और सपोर्ट स्टाफ साथ में होता है, झंडा इत्यादि वो सारी चीजें उनके पास होती है। तो वहां पे सपोर्ट स्टाफ बेचारा उपलब्ध ही नहीं था पाकिस्तान का। और तो जब वो फोटो सेशन की बारी आई तो अरशद नदीम के पास पाकिस्तान का झंडा नहीं था। तो आप ये देख लीजिए ना कि नीरज चोपड़ा के द्वारा उसको इनवाइट करना कि अरे यार तुम मेरे पास आओ, और अरशद नदीम नीरज चोपड़ा से सट के खड़े हो गए, दोनों भाई गले लगे। तो यहां देखिए ना जी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का कितना शानदार आपको एक मिसाल देखने को मिली कि खिलाड़ी जो है वो दुश्मन नहीं होता, हम प्रतिद्वंदी होते हैं, वो भी तब तक जब तक इवेंट चल रहा है। द मोमेंट इवेंट इज फिनिश्ड वी बिकम फ्रेंड्स। और खिलाड़ी जगत में, खेल जगत में तो साहब स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की कहानियां भरी पड़ी। और ये अरशद नदीम का और नीरज चोपड़ा का जो ये जो मानवीय पहलू ना, बिल्कुल, कि आफ्टर ऑल वी आर ह्यूमन बीइंग्स। और उस वक्त पाकिस्तान और भारत के खिलाड़ी नहीं सेलिब्रेट कर रहे थे, मानवता, है ना, द ह्यूमैनिटी वाज सेलिब्रेटिंग द सक्सेस। ये कितनी बड़ी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के लिए कितना बड़ा लेसन है। बिल्कुल। और तीसरा सवाल आपने पूछा बजरंग पूनिया की परफॉर्मेंस के बारे में। देखिए आपको याद होगा कि जब बजरंग पूनिया ने मेडल लिया था पिछले ओलंपिक में, उसके आधे घंटे बाद ही नीरज चोपड़ा का इवेंट शुरू हो गया था। और फिर भारत को 1-1.5 घंटे के अंदर अंदर 2 जबरदस्त स्वर्णिम सफलताएं देखने को मिली। एक तरफ बजरंग पूनिया का मेडल, दूसरे उसके तुरंत बाद नीरज चोपड़ा का मेडल। उसके बाद की अगर जर्नी देखें तो नीरज चोपड़ा ने 2-3 महीने तो वो ओलंपिक की अपनी सफलता को सेलिब्रेट किया, एंजॉय किया, थोड़े से पैसे भी कमाए। और वो उस दौरान बताते हैं कि उनका 12 किलो वजन बढ़ गया था, पर फिर उनके कोच ने उनको तुरंत जो है उठाया और सीधे वो विदेश की धरती पे ले गए और उनको जबरदस्त ट्रेनिंग कराई। और उसके बाद नीरज चोपड़ा वापस अपनी फॉर्म में आ गए और तब से लगातार बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं, वर्ल्ड लेवल पर परफॉर्म कर रहे हैं। इसके विपरीत बजरंग पूनिया ने अपनी कुश्ती से फोकस हटा के विभिन्न राजनैतिक गतिविधियों पर ध्यान देना शुरू किया, और उसका नतीजा आज आपके सामने है। आज हम नीरज चोपड़ा को उनकी सफलता के लिए सेलिब्रेट कर रहे हैं, और बजरंग पूनिया जो है वो नेगेटिव कारणों से पूरे देश में सुर्खियां बनी हुई। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मतलब बजरंग पूनिया को नीरज चोपड़ा से समझने और सीखने की जरूरत है। उनको ये आत्म अवलोकन करना चाहिए कि उनसे कहां गलती हुई है, क्यों गलती हुई, उस गलती को कैसे सुधारना चाहिए, अब इस पर काम करने की जरूरत है। मैंने भी जब ये दोनों नीरज चोपड़ा और बजरंग पूनिया का जिक्र एक साथ किया तो मेरा भी मतलब यही था कि एक तरफ नीरज चोपड़ा जो लगातार एक खिलाड़ी अपने खेल पर ध्यान दे रहा है और उसका नतीजा है कि वो प्रदर्शन भी करता है, और साथ में ही आप ये देखिए पहलवान जी कि वो बहुत से नए बच्चे जो उस जेवलिन थ्रो स्पोर्ट्स को खेलना चाहते होंगे उनके लिए प्रेरणा बन रहा है। दूसरी तरफ बजरंग पूनिया क्या कर रहे हैं, वो खुद तो अपने खेल का सत्यानाश कर ही रहे हैं कुश्ती का, लेकिन उसके साथ वो अपने जो जूनियर पहलवान हैं जो उनको हीरो मानते हैं या मानते थे, उनके साथ क्या कर रहे हैं। तो ये जो एक दो अलग अलग व्यवहार है, देखिए खिलाड़ी के रूप में वो दोनों खिलाड़ी है, चाहे नीरज चोपड़ा हो और चाहे बजरंग पूनिया हो, हमारे हैं, देश के हैं, लेकिन दोनों के व्यवहार में इतना अंतर, ये क्यों, ये फोकस कहाँ हट गया बजरंग पूनिया का। मुझे लगता है कि बजरंग पूनिया ने ना जानबूझ के अपना फोकस हटाया, और जानबूझ के वो कुश्ती, और सिर्फ कुश्ती की राजनीति नहीं, हरियाणा की जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं उनके चंगुल में फंस गए और पॉलिटिक्स में घुस गए। देखिए ये मेरा स्पष्ट मानना है कि ये जो जितना भी रायता कुश्ती जगत में फैला है, ये हरियाणा कांग्रेस की राजनीति का नतीजा है। मैं आपको एक
एक चीज पे ध्यान आपका आकर्षित करना चाहता हूं। आपको ध्यान होगा आज से 1-1.5 साल पहले हमारे इन पहलवानों की कुछ फोटोग्राफ्स बहुत पॉपुलर हुई थी, जिसमें ये पूरा हिंदूवादी भगवा पहन के, भगवा ड्रेस पहन के विभिन्न शिवालयों में, शिव मंदिरों में दर्शन करने गए थे। बाकायदा वो तिलक त्रिपुंड लगा के और भगवा धोती पहन के। और ये सारा कुछ तो हालांकि खेल जगत में इसकी बहुत चर्चा नहीं हुई थी, परंतु राजनीतिक हलकों में इसकी चर्चा हुई थी कि क्या बजरंग पूनिया हरियाणा में भाजपा को इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, या राइट विंग जो जनता है उनको इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या इनके कुछ राजनीतिक, कुछ फ्यूजन की प्लानिंग है क्या? और फिर अचानक कुछ दिनों बाद जब बजरंग पूनिया ने हरियाणा की राजनीतिक दशा दिशा का अध्ययन किया तो उनको लगा कि नहीं, मैं गलत ट्रैक पे चल पड़ा हूं, मुझे हरियाणा बीजेपी नहीं, हरियाणा कांग्रेस की तरफ मुड़ना चाहिए। फिर अचानक उनके बयान जो है वो किसान आंदोलन में आंदोलनकारियों के पक्ष में आने लग गए, और फिर वो जाके धीरे से एक दिन हरियाणा कांग्रेस की गोदी में जाके बैठ गए। आपने ये ट्रांजिशन उनका महसूस किया था? मैं दर्शकों को भी ये ध्यान दिलाना चाहता हूं। और वहां पे फिर वो बजरंग पूनिया की जो भी पॉलिटिकल सेटिंग हुई होगी, भूपेंद्र हुड्डा एंड दीपेंद्र हुड्डा एंड हरियाणा कांग्रेस के अन्य बाकी लोगों से, ये उसका नतीजा हम देख रहे हैं कि इतना बड़ा रायता जो कुश्ती में फैला हुआ है। और इससे बजरंग पूनिया की अपनी व्यक्तिगत छवि प्रभावित हुई, वो पूरे हरियाणा में बदनाम हुए, भारत की कुश्ती बदनाम हुई, कुश्ती का नुकसान हुआ, जूनियर खिलाड़ियों का नुकसान हुआ, और जूनियर खिलाड़ियों में बजरंग पूनिया की छवि आज एक विलेन की बन गई है। बिल्कुल ठीक बात। तो ये जब आप अपना, भैया मैं तो कहता हूं राजनीति करिए, जरूर करिए, बहुत अच्छी बात है, खूब खुल के करिए, पर पहले पहलवानी से संन्यास ले लीजिए। पहलवानी कर लो चाहे राजनीति कर लो। वो कुश्ती लड़ते लड़ते धरना देने लगते हैं, और धरना देते देते जो है वो सूरजमुखी का एमएसपी दिलाने के लिए किसानों के साथ जाके बैठ जाते हैं। किसान जो है वो भारतीय किसान यूनियन वाले जो है, बाढ़ में बंधा टूट गया था नदी का, वो पाट रहे थे, तो बजरंग पूनिया वहां श्रमदान करने पहुंच गया किसान आंदोलन, किसान नेताओं के साथ। अरे भैया पहलवानी पे फोकस कर लो, ट्रायल आपसे दी नहीं जा रही। आप कुश्ती संघ का चुनाव लड़ाने के लिए किर्गिस्तान में अपना कैंप बीच अधूरा छोड़ के वापस आ जाते हैं। एशियन गेम्स की ट्रायल आप नहीं देते, वर्ल्ड चैंपियनशिप की ट्रायल आप नहीं देते, नेतागिरी का कोई इवेंट आप नहीं छोड़ना चाहते। तो साहब बजरंग पूनिया इज कंफ्यूज्ड, उसको समझ नहीं आ रहा पहलवानी करूं या राजनीति करूं। नीरज चोपड़ा की लाइफ में, अरशद नदीम की लाइफ में ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने स्पोर्ट पे फोकस कर रहे हैं, इसलिए रिजल्ट दे रहे हैं। बजरंग पूनिया का रिजल्ट आपके सामने है। बिल्कुल ठीक बात। नहीं तो अब यहाँ एक सवाल आता है ना पहलवान जी, कि बजरंग पूनिया के अंदर पहलवानी बची भी है, आपका क्या मानना है? आखिर अगर सिर्फ उनमें पहलवानी बची होती और अच्छी खासी पहलवानी बची होती तो कोई भी खिलाड़ी इस तरीके से इधर उधर नहीं देखेगा, क्योंकि ये तो एक तरह से पोस्ट रिटायरमेंट सेशन का इंतजाम होता है ना। आजकल एक चलन हो गया है, खिलाड़ी हो, नौकरशाह हो, या और किसी प्रोफेशन में बढ़िया नाम कमाने वाले फिल्म स्टार, तो काफी पहले से ये था कि राजनीति में उतरते थे, तो उनका भी उतरना ठीक है, समझ में आती है बात। राज्यवर्धन सिंह राठौर हैं, वो सामने उदाहरण है, मंत्री हैं। तो क्या बजरंग पूनिया के अंदर अब कुश्ती बची नहीं है जो अपने रिटायरमेंट सेशन का जो है वो जुगाड़ देख रहे हैं राजनीति में? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं ये अभी भी ये मानता हूं कि बजरंग पूनिया में बहुत पहलवानी बची है। उनको कम, इस ओलंपिक में भी वो मेडल दे सकते थे अगर पिछला 1-1.5 साल उन्होंने अपना फोकस हटाया नहीं होता।
उनके अंदर अभी बहुत पहलवानी बची है। वो आज भी देश के सबसे प्रतिभावान प्रतिभाशाली पहलवान है। आज भी 65 किलो में वो सबसे अच्छे हैं। सुनिए, मैं आज फिर कह रहा हूं आपसे, आज भी वो मन लगा के प्रैक्टिस करे तो आज भी 65 किलो में सबसे तगड़ा है। पर भैया करे तो सही, मैदान में उतरे तो सही, ट्रेनिंग मन लगा के। उसका फोकस बार बार हट रहा है। वो कभी रेसलिंग को पे फोकस करने लगता है, फिर वहां से हटा के अपना फोकस राजनीति पे ले आता है। कभी वो राजनीति भी दो किस्म की है, WFI पे कब्जा करे, WFI की राजनीति करे, या हरियाणा कांग्रेस में टिकट लेके विधायकी का चुनाव लड़े। इसमें भी कंफ्यूजन है। तो भैया कोई एक काम करना पड़ेगा, अदरवाइज उनमें अभी पहलवानी बची है। नीरज चोपड़ा की तरह वो भी वैसी ही परफॉर्मेंस देते। बिल्कुल ठीक बात है। और एक तरफ विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में ही जो परफॉर्मेंस आई है, और ये जो नीरज चोपड़ा की परफॉर्मेंस आई है, और दूसरी तरफ बजरंग पूनिया है, वो विश्व चैंपियनशिप खेलने ही नहीं जा रहे। हाँ भाई, बजरंग पूनिया वर्ल्ड चैंपियनशिप नहीं खेलने गए, एशियन गेम खेलने जाएंगे। नीरज चोपड़ा ने कल ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर लिया, आपको पता है। वर्ल्ड चैंपियनशिप में पहले 5 पदक विजेताओं को, पहले 5 स्थान लेने वालों को ओलंपिक के लिए क्वालिफाइंग बिल्कुल हो जाती है उनकी। नीरज चोपड़ा ने कल ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया, परंतु बजरंग पुनिया जा ही नहीं रहे वर्ल्ड चैंपियनशिप में। जी अच्छा पहलवान जी, यहाँ एक सवाल ये उठता है, बहुत सारे दर्शक भी, जो भी हम कई वीडियो जब भी करते हैं इस विषय पे आपके साथ, तो बहुत सारे हमारे दर्शकों का, आपने भी ध्यान दिया होगा, कमेंट आता है कि साहब इन लोगों में ऐसा क्या है, इनको शक्ति कहाँ से मिल रही है, और वो कैसी शक्ति है कि ये पूरे WFI को, पूरी भारतीय कुश्ती को अपने आसपास मनमर्जी तरीके से नचा रहे हैं। तो आखिर ये कहां से ये ताकत आ रही है इनके पास? देखिए, जब आप राजनीतिक शक्तियों का खिलौना बन जाएंगे ना, तो राजनीतिक शक्तियां आपके चूड़ी चढ़ा के आपको अपने मनमाफिक नचाएंगी। इनको 2 पॉलिटिकल फोर्सेस नचा रही हैं। एक तो भाजपा में अनुराग ठाकुर वाली लॉबी, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की DG वाली लॉबी, वो इनको अपने मनमर्जी नचा रही है। ऊपर से भूपेंद्र हुड्डा एंड दीपेंद्र हुड्डा की लॉबी, हरियाणा कुश्ती संघ जो है उसमें एक बहुत स्ट्रांग लॉबी है जो कि दीपेंद्र हुड्डा की लॉबी कहलाती है, जो कि इस हरियाणा संघ से पहले वही संघ मान्यता प्राप्त था। उनको अपदस्थ करके जो वर्तमान हरियाणा कुश्ती संघ है, इसको मान्यता मिली है WFI से। तो वो जो लॉबी थी वो दीपेंद्र हुड्डा की लॉबी थी। इससे पहले दीपेंद्र हुड्डा हरियाणा कुश्ती संघ के अध्यक्ष थे। सन 2011 में जब सन 2011 में जब WFI का चुनाव ब्रजभूषण शरण सिंह ने जीता है, तो वो दीपेंद्र हुड्डा को हरा के ही जीता था। अच्छा ये बताइए पहलवान जी, ये जो अभी हाईकोर्ट स्टे लेके आए हैं चुनाव में, WFI के चुनाव के खिलाफ, तो वो दीपेंद्र हुड्डा वाला ही गुट है? हाँ, दीपेंद्र हुड्डा वाला गुट जो है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से स्टे लेकर आया है। उससे पहले यही गुट गुवाहाटी वाले हाई कोर्ट से स्टे लेके आया था। ठीक है जी। तो क्या ये मान लिया जाए कि बजरंग पूनिया हो, उनके साथ विनेश फोगाट और बाकी ये साक्षी मलिक, ये लोग सीधे सीधे तौर पर जो वहां हरियाणा कांग्रेस और हुड्डा फैमिली वाला जो ग्रुप है, उसके रिप्रेजेंटेटिव बने हुए हैं पिछले 1 साल से? बिल्कुल, ये हरियाणा कांग्रेस के पिट्ठू बन चुके हैं और उनके इशारे पर ही ये पूरा खेल हो रहा है। अच्छा ठीक है, अगर उनको राजनीति करनी है तो जाके सांसदीय लड़ने, विधायकी लड़ने, कुश्ती का सत्यानाश क्यों पीट रहे हैं? ये नहीं समझ में आ रहा है। नहीं, मैंने तो सुना है कि इनको भूपेंद्र हुड्डा ने इन तीनों में से शायद 2 लोगों को विधायकी के टिकट का आश्वासन दिया अभी तक। भाई इससे पहले आप देखें ना, बीजेपी बबीता फोगाट और योगेश्वर दत्त को विधायकी का चुनाव लड़ा चुकी है। दोनों हालांकि सफल नहीं हुए, और योगेश्वर दत्त तो 2 बार एक उपचुनाव लड़ चुके हैं और 1 बार विधानसभा का चुनाव लड़ा था। इस बार फिर उनको जो है
किसी एक सीट से संसदीय लड़ाने की भी बीजेपी में तैयारी हो रही है, ऐसी बातें सुनाई दे रही हैं। तो साहब इनकी भी महत्वाकांक्षाएं जागृत हो रही हैं कि अगर बबीता फोगाट चुनाव लड़ सकती है तो विनेश फोगाट क्यों नहीं लड़ सकती, या साक्षी मलिक क्यों नहीं लड़ सकती, बजरंग पूनिया क्यों नहीं लड़ सकते, यदि है योगेश्वर दत्त चुनाव लड़ सकते हैं। तो साहब ठीक है, राजनीतिक महत्वाकांक्षा होना बुरी बात नहीं है, पर आप उसके लिए कुश्ती को दाव पे मत लगाइए ना। बिल्कुल, आपने तो पूरी कुश्ती को बदनाम करके रख दिया। और एक चीज मैं बताऊं आपको, देखिए फाइनल या अंतिम बात कह के आज का हम वीडियो समाप्त करेंगे कि वही बात है कि अरशद नदीम के पास जब झंडा नहीं था तो नीरज चोपड़ा ने उनको अपने झंडे में ले लिया। वहां पे नीरज चोपड़ा मित्र थे, नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम भाई थे, मित्र थे। यही स्पोर्ट्समैन स्पिरिट इनको फेडरेशन में दिखानी चाहिए थी। ब्रजभूषण शरण सिंह इनके बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, ये कल तक उनके पांव छूते थे, उनको कुश्ती का पुरोधा मानते थे, उनको कुश्ती का पितामह मानते थे, और कुश्ती बहुत ज्यादा विकास कर रही थी। इनको राजनीति करनी थी, सब कुछ करना था, परंतु ब्रजभूषण शरण सिंह का चरित्र हनन करने की जरूरत नहीं थी, बिलो द बेल्ट वॉर करने की जरूरत नहीं थी। लड़ाई की एक मर्यादा होती है, लड़ाई भी मर्दानगी से लड़ी जाती है। दोनों खिलाड़ी, दोनों पक्ष जो है ना, वो योद्धाओं की तरह लड़ते हैं, बिलो द बेल्ट वार नहीं किए जाते। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक कारगिल युद्ध में, कारगिल युद्ध सुनिए, कारगिल युद्ध में ऊपर एक चोटी पे बहुत भीषण युद्ध चल रहा था 3 दिन से, और उधर से पाकिस्तान का एक युवा कैप्टन, उसका नाम था कर्नल शेर खां, था रैंक में कैप्टन, नाम था उसका कर्नल शेर का, 3rd जनरेशन आर्मी ऑफिसर था। वो बहुत बहादुरी से लड़ा, अंत में भारतीय सेना ने उस चौकी पे कब्जा कर लिया और वो कर्नल शेर खां शहीद हुआ। तो जो उस युद्ध भूमि में जो हमारे इंडियन कमांडर थे, उन्होंने अपनी सेना से कहा कि उसके शव को पूरे सम्मान के साथ नीचे लाया जाए। तब उसका शव जब नीचे आया तो उसकी जेब की तलाशी ली गई, तो उसमें उसका आइडेंटिटी कार्ड मिला। तो हमारे ब्रिगेडियर ने अपने दुश्मन सैनिक का साइटेशन लिखा है, और उसमें उन्होंने, मतलब एक दुश्मन कमांडर, एक दुश्मन सैनिक का मरणोपरांत साइटेशन मतलब प्रशस्ति पत्र लिख रहा है, और लिखता है कि आपका ये जवान, आपका ये अफसर बहुत बहादुरी से लड़ा, और मैं अनुशंसा करता हूं कि इसको आपकी सेना का सर्वोच्च सम्मान मिलना चाहिए। क्या बात सर, योद्धा ऐसे लड़ते हैं, जो सचमुच योद्धा होता है ना, उसके युद्ध में भी गरिमा होती है। बिल्कुल सही। ये बात सर विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया को सीखने की जरूरत है कि लड़ने में भी गरिमा रखो। ये बात मैं एक अपने आम दर्शकों से बता रहा हूं कि जीवन में ऐसे बहुत से मौके आएंगे जब आपकी किसी से लड़ाई होगी, उस लड़ाई में भी एक योद्धा की तरह लड़ो, और जो एक योद्धा की गरिमा होती है ना, उसका पालन करो। बिल्कुल सही बात ये है इस इमोशनल नोट के साथ आज हम ये वीडियो को समाप्त करेंगे। बिल्कुल। और अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा के जिस पॉजिटिव नोट के साथ हमने शुरू किया था, तमाम बातों को करते हुए हमें उम्मीद है कि देर सवेर कुश्ती भी सुधरेगी और ट्रैक पे आएगी। पहलवान जी, आज आपको मैं बाबा जी नहीं कह रहा हूँ, आज आपकी चलते चलते अब ये तो मैं पूछ लूं, हालांकि मैंने शुरू में ही पूछने का मन बनाया था, ये आपका आज बदला कैसे हुआ? मैं बताऊं, मैं इस वक्त चारधाम यात्रा पे हूं, ये वीडियो मैं जोशीमठ में बना रहा हूं, और आप यकीन मानेंगे मुझे कब वीडियो बनाते हुए कपकपी छूट रही है, इतनी ठंडी हवा चल रही है, और मैं बैठते बैठते ये सोच रहा था, आधे वीडियो में सोच रहा था कि मैं उठ के जैकेट ले लूं, मुझे इतनी ठंड लग रही है यहाँ इतनी ठंड है। तो मैं जोशीमठ में हूँ, और अभी यहाँ से जो है बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा निकलने की सोच रहा हूँ। और हमारे कुली पहलवान जी को कम से कम इतना मौका देते हैं कि या तो वो रजाई में कंबल में चले जाएं, और नहीं तो अपनी जैकेट पहन लें। तो आज के वीडियो के लिए आप सभी को
समर्पित है ये वीडियो, एक पॉजिटिव नोट की वीडियो। पहलवानी पे हमने बहुत सारी बात की, एक बात ये भी, और उसी के साथ एक बार चलते चलते फिर नीरज चोपड़ा को उनके स्वर्ण की बधाई। और हम तो ये कहते हैं कि भारतीय खेलों के सारे खिलाड़ियों को इसी तरीके से खेलना चाहिए, और हम प्रशंसक हैं, हम तो अच्छी चीज पे बात करेंगे, लेकिन भैया जब तुम गलत करोगे तो उस पर भी बात करेंगे। बाबा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी के साथ दर्शकों आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम। नमस्कार। नमस्कार।